नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 10वां। इसके अपने क्वेश्चन उत्तर देख रहे हैं। तो देखो कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो पदार्थ है उसका क्या नाम है, उसे क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन। दूसरा क्वेश्चन देखो, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। तो जीवन काल की यह वह अवधि है किशोरावस्था जिसमें शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप जो अपना जो बॉडी होती है वो उसमें जनन परिपक्वता आ जाती है। और वैसे 11 साल से 18-19 साल तक के बीच की अवधि को किशोरावस्था कहते हैं। 11 से लेकर 18-19 साल तक की अवस्था को किशोरावस्था कहती हैं। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। ऋतुस्राव क्या होता है कि यह अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता यदि, तो फिर वो जो अंडाणु है उस स्थिति में वो जो गर्भाशय से उसका जो मोटा स्तर है वह उससे टूटकर रुधिर वाहिकाओं के सहित निस्तारित हो जाता है और यह स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। और यह लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है और 45 से 50 साल की आयु तक आते आते धीरे धीरे यह रुक जाता है, उसे रजनोवर्ती कहते हैं। इसके बाद यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाओ। तो आप इसमें आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि इसमें लंबाई में वृद्धि होती है, शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है, स्वर में परिवर्तन होता है, स्वेद एवं तेल ग्रंथियों में वृद्धि होती है, जनन अंगों का विकास हो जाता है, मानसिक बौद्धिक संवेगात्मक परिपक्वता आ जाती है। इसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन है कि 2 कॉलम वाली आप एक सारणी बनाओ जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए हों। तो आप इसमें सारणी बना लेना कि पीयूष ग्रंथि एक साइड जैसे ग्रंथि, एक साइड हार्मोन। इस प्रकार आप सारणी बना लोगे, एक साइड ग्रंथि लिख लोगे और एक साइड हार्मोन लिख लोगे। इधर जैसे पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन है वो है वृद्धि हार्मोन। थायराइड ग्रंथि तो थायरोक्सिन हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन। इसके बाद अग्नाशय तो इंसुलिन। तो बहुत सारे हैं, तो आपसे कोई भी 2 पूछा है, 2 कॉलम वाली सारणी का है तो आप इसमें 5-6 लिख सकते हो। अंडाशय में एस्ट्रोजन आ जाएगा। इसके बाद लिंग हार्मोन क्या है और उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है और उनके प्रकार बताएं। तो नर में जो ओव्यूलेशन है द्वारा और मादा में अंडाशय के द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उन्हें लिंग हार्मोन कहती हैं। नर में ओव्यूलेशन के द्वारा और मादा में अंडाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन लिंग हार्मोन कहलाते हैं। इसलिए ये नाम अलग अलग इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये नर व मादा में जो लिंग है वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो नर जो लिंग हार्मोन है उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं और यह टेस्टोस्टेरोन इसके जो कार्य हैं वो क्या है, ये वृषण द्वारा साबित होता है और इसमें लड़कों के चेहरे पर बालों में वृद्धि हो जाती है और यह शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। और मादा में जो लिंग हार्मोन है उसे एस्ट्रोजन कहते हैं और यह अंडाशय के द्वारा साबित होता है और यह मादा में गौण जनन लक्षण, स्तनों की वृद्धि आदि को नियंत्रित करता है और गर्भधारण में भी यह सहायक होता है। इसके बाद सही विकल्प का चयन करना है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है कि किशोर को सचेत रहना चाहिए वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। किशोर को हर समय भूख लगती है या फिर किशोर में स्वाद कलिकाएं बली भांति विकसित होती है। तो इसका सही उत्तर है कि शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि स्त्रियों में जनन आयु का आरंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है या स्तन विकसित हो जाते हैं या शारीरिक वार में वृद्धि या लंबाई, तो उसमें जब ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? तो कौन सा आहार? रोटी दाल सब्जियां ही किशोर के लिए सर्वोचित है। इसके बाद है निम्न पर टिप्पणी लिखनी है। सबसे पहले है एडम्स एप्पल। तो यौवनावस्था में लड़कों के जो स्वर यंत्र है उनके बढ़ने से जो अंग गले में सुस्पष्ट उभरा हुआ बाहर की तरफ नजर आता है उसे कहते हैं एडम्स एप्पल। इसके बाद गौण लैंगिक लक्षण। तो लड़कियों में जो ये लक्षण पाए जाते हैं युवावस्था में, उनके स्तनों का विकास, लड़कों में जो चेहरे पर बाल उगते हैं, दाढ़ी मूंछें आती है, तो ये क्या कहलाते हैं? गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं।
जो लड़कियों व लड़कों को अलग अलग करते हैं, उनकी पहचानने की सहायता करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। इसके बाद है गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। तो सभी मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। सभी मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं वे तक क्या होती हैं? क्या सेम होती हैं। और जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है वो लड़कों में XY पाया जाता है और लड़कियों में वह गुणसूत्र XX होता है। तो ये लास्ट वाला जो एक जोड़ी गुणसूत्र है कि इसी के X जब इसके X से मिलता है तो लड़की का जन्म होता है, और जब पुरुष का Y इस X के साथ मिलता है, XY बनता है 23वां जो गुणसूत्र है, तो लड़के का जन्म होता है। तो ये गर्भस्थ शिशु में जो लिंग निर्धारण में भूमिका होती है वो हमेशा नर की होती है। इसके बाद देखो 9वां क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, पहली की तरह प्रेरित कर रखा है। तो बाईं से दाईं 30 से फिर आपको भरना है एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित। तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित कौन सा हार्मोन होता है? एड्रीनलिन। एड्रीनलिन। मेढक के लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन। चौथा कायांतरण क्या कहलाता है? कायांतरण। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो पदार्थ हैं। 5वां हार्मोन किशोरावस्था को कहा जाता है। छठा बाएं से दाएं टीन एज। इसके बाद ऊपर से नीचे आपको भरना है अंतःस्रावी ग्रंथि का दूसरा नाम। तो पहले में ऊपर से नीचे आप क्या भरोगे? नलिका विहीन। नलिका विहीन। स्वर पैदा करने वाला एडम स्वर यंत्र, और इसमें स्वर यंत्र आएगा। स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन। स्त्री हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। तो आपके इस 10वें पार्ट के इसके बाद एक और दे रखा है, देखो ग्राफ बना दे रखा है आपको कि नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों व लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। दोनों की लंबाई आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ पर आपको ग्राफ खींचे और इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखो ग्राफ दे रखा है और क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्यों ग्राफ को देखकर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि लड़कों व लड़कियों दोनों की जन्म के समय लंबाई समान होती है। जन्म के समय दोनों की लंबाई क्या है? समान है। और 4 से 8 इस अंतराल में उनकी लंबाई क्या होती है? जो लंबाई है लड़कों की लंबाई है वो लड़कियों से तेज गति से, और फिर आगे 8 से 12 साल में जो लड़कियों की लंबाई है फिर वो लड़कों से ऊपर चली जाती है। फिर 16 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते फिर वापस उनकी लंबाई क्या हो जाती है? यहाँ पर आकर समान हो जाती है। और 16 से 20 साल में फिर देखो आगे जाके लड़कों की जो लंबाई है वो लड़कियों से अधिक हो जाती है। तो पूरे अंतराल में कभी लड़कियों की लंबाई ज़्यादा हो रही है, कभी लड़कों की, और कभी समान हो रही है। यही अपने इससे निष्कर्ष निकाल रहे हैं इस ग्राफ को देखते हुए। तो आपके इस पार्ट के जो क्वेश्चन उत्तर थे वो क्या हुए? पूरे हुए। धन्यवाद।